महिला आरक्षण के रास्ते में इंडी का रोड़ा, विपक्ष को भारी पड़ा विरोध। पीएम मोदी क्या करने वाले हैं? इंडी गठबंधन ने गंवा दिया गोल्डन चांस, फिर लटक गया महिला आरक्षण। एंटी वुमेन का टैग कर देगा नुकसान। संसद में राहुल गांधी ने फिर कर दिया काट। पीएम मोदी के लिए वो कहा, मच गया हंगामा और बीजेपी ने कहा माफी मांग। इधर संसद में संग्राम, उधर राहुल गांधी पर एफआईआर। अब किस मामले में फंसे हैं राहुल? बचना मुश्किल हो जाएगा। आज राहुल गांधी समेत इंडी गठबंधन ने फिर से एक गोल्डन चांस गंवा दिया। पूरे देश की नजर आज संसद पर थी। हर किसी को इंतजार था कि आज संसद से महिला आरक्षण का रास्ता साफ हो जाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन जिसका डर था वही हुआ। इंडी गठबंधन ने महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन को पास नहीं होने दिया। 2029 में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलने की राह में इंडी गठबंधन ने रोड़ा अटका ही दिया, जबकि इंडी गठबंधन को समझाने मनाने के लिए खुद पीएम मोदी लगे हुए थे। बार बार अपील की थी कि अमित शाह ने 1 घंटे तक विपक्ष की हर आपत्ति का जवाब दिया, जहां तक भरोसा दिया कि 50% सीटें बढ़ाने वाली बात लिखित में भी दे दूंगा। लेकिन इंडी गठबंधन तो पहले से ही सोचकर आया था कि पीएम मोदी को हराना है, पीएम मोदी को क्रेडिट ना मिल जाए। यानी कि पीएम मोदी को हराने के चक्कर में इंडी गठबंधन ने आधी आबादी के अरमानों पर पानी फेर दिया। महिला आरक्षण का जो सपना 30 सालों से लटका हुआ है, उसे और लटका दिया इंडी गठबंधन। इंडी गठबंधन तो इस बात पर खुश है कि उसने मोदी को हरा दिया है। इंडी गठबंधन की जीत हो गई, मोदी शाह की जोड़ी हार गई। इसी बात से खुश है इंडी गठबंधन। लेकिन क्या पीएम मोदी को हराने के चक्कर में इंडी गठबंधन में सियासी बलंडर कर दिया है? क्योंकि आज पूरे देश ने देखा कि विपक्ष ने महिला आरक्षण से जुड़े बिलों को पास नहीं होने दिया। अब विपक्ष से लेकर जो भी माहौल बना ले, लेकिन उन पर महिला विरोधी होने का ठप्पा लग गया है। कल पीएम मोदी ने भी चेताया था, इसका विरोध करोगे तो मोदी को फायदा होगा। आज अमित शाह ने भी कह दिया कि अगर विरोध किया तो ग्राउंड पर महिला का गुस्सा देखने को मिलेगा। आज पाठशाला में आपको बताऊंगा कि कैसे आज महिला आरक्षण से जुड़ा बिल संसद से पास नहीं हो पाया। आपको बताऊंगा कि बिल पास ना होने को राहुल गांधी कैसे अपनी जीत बता रहे हैं। आपको यह भी बताऊंगा कि क्या महिला आरक्षण पर संसद में हार पीएम मोदी ने 2029 में अपनी जीत पक्की कर ली है। संसद में आज क्या क्या हुआ, अमित शाह ने कैसे महिला आरक्षण पर फैसला जो फैलाया जा रहा था भ्रम, एक एक भ्रम का उन्होंने जवाब दिया, उसकी हवा निकाल दी। क्या महिला आरक्षण का चैप्टर क्लोज हो गया है या पिक्चर अभी बाकी है, यह भी आज आपको बताऊं। इधर राहुल गांधी सदन में जीत का जश्न मना रहे हैं। उन पर कोई बड़ी मुसीबत ऐसा लग रहा है कि आ गई थी और वो मुसीबत टल गई है, इसकी भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले देखिए आज दिन भर कैसे महिला आरक्षण बिल पर सियासी घमासान मचा। पर आक्रमण था और इसको हमने हरा दिया है। कभी इससे सहमत नहीं हो सकते कि आप इस महिला आरक्षण को इस तरह से परसीमन से जोड़ें कि वो पुरानी जनगणना पर चले जिसमें ओबीसी शामिल भी नहीं है। आने वाले दिनों में पाई पाई की कीमत इन लोगों को चुकाना पड़ेगा। अब से कुछ देर पहले ही संसद में महिला आरक्षण से जुड़े बिल पर वोटिंग हुई। यह बिल संविधान संशोधन 131वां विधेयक 2026 था, जिस पर वोटिंग हुई और इस बिल के तहत ही लोकसभा की सीटें बढ़कर 250 करने का प्रस्ताव था। जब संविधान संशोधन पर वोटिंग हुई तो सरकार नंबर गेम में पिछड़ गई। आप देखिए संसद में जो वोटिंग हुई, वोटिंग के वक्त कुल मौजूदा सांसद 528 थे और बहुमत चाहिए था 326 का। बिल के पक्ष में वोट पड़े 998 यानी कि 298। बिल के विरोध में 230 वोट पड़े, यानी कि एनडीए को अपनी लोकसभा में कुल क्षमता से ज्यादा ही वोट पड़े, लेकिन संविधान संशोधन के लिए जो 2/3 बहुमत चाहिए था वो हासिल नहीं हो पाया। यह संविधान संशोधन बिल ही 33% महिला आरक्षण को लागू करने का रास्ता साफ करता है, लेकिन इंडी गठबंधन अड़ गया। संविधान संशोधन बिल के गिरने के बाद लोकसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। संसद के अंदर की जंग तो वोटिंग के साथ खत्म हो गई। अब बारी संसद के बाहर नैरेटिव की लड़ाई की है। नंबर गेम की लड़ाई तो इंडी गठबंधन जीत गया, लेकिन सवाल है कि क्या वो नैरेटिव की लड़ाई पीएम मोदी से हार गया है? क्योंकि पीएम मोदी ने तो पहले ही कह दिया था कि इस बिल का विरोध भारी पड़ जाएगा।
सियासी फायदा बीजेपी को हो जाएगा। और अब वही माहौल भी बन रहा है। संसद में बिल के लटकने के बाद बाहर बीजेपी सांसदों ने संसद परिसर में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। तो ये महिलाएं जो सांसद भी हैं और तमाम जो स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी, विशेष रूप से राहुल गांधी, हर बात का विरोध करते हैं। और आज जब नारी उत्थान और नारी विकास के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार समर्पित है, उसका भी विरोध। सीट बढ़ा दिया गया, 50% का कमिटमेंट भी दे दिया गया, ऑफर दिया गया, उसका भी विरोध। तो स्पष्ट है कि ये लोग नारी विकास, नारी वंदन, नारी रिप्रेजेंटेशन, ये पूरे मांग का विरोध करते हैं। देश की जनता और देश की माताएं बहनों से कभी माफ नहीं करेंगी। कांग्रेस और इंडी सेक्शन ने जिस ढंग से फिर महिला बिल को गिराने का काम किया, ये देश की जनता और नारी शक्ति ने देखा और उनके चेहरे को भी देखा है। आने वाले दिनों में पाई पाई की कीमत इन लोगों को चुकाना पड़ेगा। हमें तो 293 से 298 मिला, ये मेरे लिए खुशी का बात है। देखिए, महिलाओं के आरक्षण के लिए लाया गया संविधान संशोधन का विधेयक आज जिस तरह से गिरा है और जिस तरह से कांग्रेस ने देश को बांटने के अपने एजेंडा को एक बार फिर पुरजोर शब्दों में रखा, कांग्रेस का चाल, कांग्रेस का चरित्र और कांग्रेस का चेहरा तीनों बेनकाबू हैं। इधर बीजेपी ने विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये माहौल बना दिया है कि इंडी गठबंधन की वजह से महिलाओं को 33% आरक्षण मिलते रह गए। उधर इंडी गठबंधन इसी में खुश है कि उन्होंने संसद के अंदर नंबर गेम में पीएम मोदी को हरा दिया, क्योंकि चुनाव में तो इंडी गठबंधन नंबर गेम जीत नहीं पाता, तो संसद के अंदर ही वोटिंग में जीतकर खुशी मनाई जा रही। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने महिलाओं के नाम पर संविधान तोड़ने के लिए एक गैर संवैधानिक चाल चली। भारत ने यह भी देखा है, भारत ने इसे रोक दिया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु ने दिल्ली को हराया। 23 अप्रैल को हम दिल्ली के घमंड और उसको सपोर्ट करने वाले गुलामों को एक साथ हराएंगे। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा यह शुरुआत है हार की, अब यह ट्रेलर है, आगे अभी देखना क्या होगा। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा यह नरेंद्र और अमित के अंत की शुरुआत है। आप सोचिए, इंडी गठबंधन के दिमाग में यही चल रहा है कि उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह को हरा दिया। सुनिए संसद के बाहर इंडी गठबंधन के नेताओं ने क्या क्या कहा। के आरक्षण की बात नहीं थी, ये देश के लोकतंत्र की बात थी, ये देश की अखंडता की बात थी। हम कभी इससे सहमत नहीं हो सकते कि आप इस महिला आरक्षण को इस तरह से परसीमन से जोड़ें कि वो पुरानी जनगणना पर चले जिसमें ओबीसी शामिल भी नहीं है। तो ये मुमकिन ही नहीं था कि ये बिल पारित हो, और मेरे ख्याल से हमारे देश के लोकतंत्र के लिए, हमारे देश की अखंडता के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत है। संविधान पर आक्रमण था और इसको हमने हरा दिया है, तो अच्छी बात है। नहीं, हमने क्लियरली बोला है कि ये महिला बिल नहीं है। ये हिंदुस्तान का राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है, इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है, उसको बदलने की कोशिश है। ये हमने रोक दिया है। और मैं अभी कह रहा हूं, प्रधानमंत्री से कह रहा हूं, अगर आप महिला बिल चाहते हैं, 2023 का महिला बिल निकालिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन आज से करिए, और पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% आपको समर्थन देगा और महिला बिल हम इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन करा देंगे। जो हमारा पक्ष था वो हमने अपना पक्ष बिल्कुल साफ रखा है, और लगता तो ये कि फिर गाड़ी थमी रह गई, लगता कोशिश में कुछ कमी रह गई होगी। और हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं। महिलाओं को आरक्षण मिले, उनको सुरक्षा मिले, उनका सम्मान बढ़े, उनको स्थान मिले, और लोकतंत्र में जो उनको स्थान मिलना चाहिए उसके पक्ष में। समाजवादी पार्टी या विपक्ष ने कोई भी महिला आरक्षण को लेकर के विरोध नहीं किया, लेकिन उसके साथ जो महिलाओं का हक अधिकार को हरण करना चाहते थे, वो लक्ष्मण रेखा ऐसी खींची विपक्ष ने, उस लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं आ पाए। पूरा
ये पूरा वेल प्लान्ड है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, क्योंकि वो जानते हैं कि समाजवादी पार्टी और सभी ऑपोजिशन पार्टीज ने मिलकर महिला आरक्षण बिल को 2023 में पास कराया था। लेकिन ये कहीं ना कहीं डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज को ये लोग पूरे देश में लाना चाहते थे बिना जनगणना कराए, जो संविधान का प्रावधान है। और ये नहीं चाहते हैं कि देश संविधान से चले। जो समाजवादी पार्टी का और जो पूरा विपक्षी दल यही कह रहा है कि जो सत्ता दल है ये इतने मोह में ये अपनी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते। और क्योंकि इनका जनाधार अब खिसकता जा रहा है, क्योंकि जानते हैं कि जाने वाली सरकार है ये, तो ये महिलाओं का नाम लेके अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडी गठबंधन को लग रहा है कि उन्होंने पीएम मोदी को हरा दिया है। अरविंद केजरीवाल को भी यही लग रहा है कि मोदी जी के अहंकार की हार हो गई है। मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, यानी कि संसद में जीत से विपक्ष को नया जोश मिल गया है। लेकिन विपक्ष को संसद में आई आम महिलाओं को भी सुनना चाहिए। सुनिए, जो महिलाएं पहुंची थी उन्होंने क्या कहा। बिल पास नहीं हुआ, थोड़ा दुख हुआ। क्या नतीजा आता है यही सुनने के लिए हम आए थे। हम इसलिए आए थे, महिला का था तो महिलाओं का आनंद होगा, पर नहीं होगा इसलिए हम नाराज हो गए, निराश हो गए। कल तो होगा ही होगा, बिल तो पास है, उम्मीद है होगा ही होगा। हमें नारी शक्ति के बोलते इसको पूरा निर्णय मिलेगा, ऐसे ही होगा। हमें भी पूरी आशा थी, लेकिन अभी थोड़ा भरोसा है कि हो जाएगा। नारी शक्ति जिंदाबाद, हो जाएगा, हमें पूरा विश्वास है। विपक्ष तो बार बार ये कह रहा है कि उसने परिसीमन बिल को फेल कर दिया है, मोदी शाह की चाल को फेल कर दिया है, लेकिन परिसीमन बिल महिला आरक्षण से जुड़ा है, इसलिए विपक्ष को इसका सियासी नुकसान भी हो सकता है, उस पर महिला विरोधी होने का ठप्पा भी लग सकता है। ये बात विपक्ष के नेता भी समझ रहे हैं और शायद इसीलिए अब ये सफाई भी दी जा रही है। वो महिला आरक्षण के विरोध में नहीं है। सुनिए। महिलाओं के आड़ में हमारा नाम लेके हम नहीं चाहते कि बीजेपी अपनी राजनीतिक रोटियां सेके, तो उसका ये विरोध हुआ है। वो बिल खारिज हुआ है। जो महिला बिल है वो आज भी इंटैक्ट है और ये सरकार, अगर इनकी नीयत सही है तो ये 2029 में 543 सीट पे 33% आरक्षण करे, ऐसा हमारी मांग है। और अगर ये नहीं करते हैं तो असल चेहरा किसका महिला विरोधी है वो सामने आ जाए। देखिए, हमने कहा था कि हम महिला आरक्षण के लिए बिल्कुल समर्थक है, हम आज भी वोट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन डिलिमिटेशन से आप इससे कोई लेना देना नहीं है। आप इन दोनों को डीकपल कीजिए, मतलब अलग अलग कीजिए। डिलिमिटेशन को ले आना बहुत बड़े बड़े मुद्दे उठाते हैं और हम वो नहीं चाहते थे, क्योंकि दक्षिण भारत के विषय, छोटे राज्यों के विषय, बहुत सारे विषय होते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि आप महिला आरक्षण तुरंत लेके आइए, हम समर्थन दे देंगे, लेकिन डिलिमिटेशन, ये वोट जो हमने किया खिलाफ, ये महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, ये सिर्फ डिलिमिटेशन के खिलाफ। ये हमने पहले कह रहा था कि बीजेपी देना नहीं चाहती, बीजेपी इवेंट करना चाहती है। ये बीजेपी का इवेंट मैनेजमेंट था, वो फेल हो गया। अभी देखिए, कल से पुतले जलाते फिरेंगे कि साहब हमने मेल देना, इनको कुछ था नहीं, बातें ही बातें करनी थी, वही सब हुआ है। अब देखिए कि महिला आरक्षण से जुड़े जो बिल हैं उसमें सबसे बड़ा मुद्दा परिसीमन का था। विपक्ष ये आरोप लगा रहा था कि महिला आरक्षण को लागू करने के लिए जो परिसीमन करवा रहे हैं उससे मोदी सरकार का फायदा होगा और दक्षिण के राज्यों को सीटों का नुकसान हो जाएगा। जबकि कल ही गृहमंत्री अमित शाह ने भरोसा दिया था कि दक्षिण के राज्यों में सीटें भी 50% बढ़ेंगी, जैसा कि बाकी राज्यों में होगा। लेकिन इस पर विपक्ष कहने लगा कि बिल में तो यह कहीं लिखा ही नहीं हुआ है। अमित शाह तो मौखिक तौर पर बातें कह रहे हैं। इस पर आज गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल को यह तक कह दिया कि 1 घंटा दे दीजिए, वो बिल में इसे लिखवा देंगे कि 50% के फॉर्मूले के हिसाब से सीटें बढ़ा जाएंगी। उसके बावजूद इंडी गठबंधन ने बिल पास नहीं होने दिया। सुनिए वोटिंग से पहले अमित शाह ने कैसे विपक्ष को पूरा भरोसे में लेने की कोशिश की। अगर इस बिल का विरोध करने का कारण 50% लिखित में चाहिए तो 1 घंटा सदन बंद कर दिए, मैं ऑफिशियल अमेंडमेंट लेकर आता हूं मान्यवर, मगर बिल पारित करने का वो वादा करते। अब वेणुगोपाल जी बताए, क्या बिल पारित करेंगे? We are asking the Home Minister whether are you ready to dealing the delimitation process along with the women reservation, number 1. Number 2, if you are ready to include the number of seats in each state
by legislation by 50%. These two things, are you ready? हमें कुछ छिपाना नहीं है, हमें कोई चोरी करनी नहीं है, तो हम कर देंगे। और दूसरा उन्होंने कहा कि डिलिमिटेशन 26 की जनगणना का, ये झांसे में मैं नहीं आऊंगा कि राहुल गांधी जी की अनुपस्थिति में कांग्रेस पार्टी ने जो प्रस्ताव रखा है वो एक बहुत सुहाना जाल है, महिला आरक्षण को फिर से एक बार 29 के पहले नहीं होने देंगे। महिला आरक्षण से जुड़े बिल को लेकर आज अमित शाह ने मोर्चा संभाला, विपक्ष की हर आपत्ति पर जवाब दिया। महिला आरक्षण से जुड़े बिल को लेकर जो भ्रम फैलाया जा रहा था उस पर भी अमित शाह ने डिटेल में जवाब दिया। भ्रम नंबर 1 क्या फैलाया जा रहा था कि मोदी सरकार जातिगत जनगणना को टाल रही है। अमित शाह ने कहा कि नहीं भाई, जातिगत जनगणना तो हो ही रहा है, कर ही रहे हैं। भ्रम नंबर 2, साउथ के राज्यों के साथ अन्याय हो जाएगा। अमित शाह ने कहा कि 50% सीटें हर राज्य में बढ़ेंगी, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, चाहे वो नॉर्थ के स्टेट हो, चाहे साउथ के हो, ईस्ट के हो या वेस्ट के हो या सेंटर के हो। भ्रम नंबर 3, परिसीमन को जानबूझकर अभी क्यों लाया गया, यह बीजेपी की चाल है। अमित शाह ने बताया कि 2026 तक परिसीमन फ्रीज था, इसलिए अब परिसीमन करना होगा। भ्रम नंबर 4, परिसीमन की आड़ में बीजेपी का सियासी फायदा हो जाएगा। अमित शाह ने कहा कि आबादी कई गुना बढ़ गई है, सीटें अभी तक नहीं बढ़ाई गई हैं, तो परिसीमन करना ही होगा। अमित शाह ने संसद में बताया कि आखिरी बार जब परिसीमन के तहत सीटें बढ़ाई गई थी तब से अब तक देश की आबादी 56 करोड़ से बढ़कर 140 करोड़ हो गई है, जिस वजह से कई सीटों पर तो वोटर्स की संख्या 50 लाख तक पहुंच गई। अमित शाह ने विपक्ष को चैलेंज देते हुए कहा कि अगर कोई समझ सकता है और समझा सकता है तो बता दें। जिस सांसद के क्षेत्र में 49 लाख वोटर्स हों वो कैसे जिम्मेदारी निभाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए संविधान में समय समय पर परिसीमन का प्रावधान है। सुनिए उन्होंने क्या। 76 में इस देश की आबादी थी 54.79 करोड़ और आज 140 करोड़। तो 54.79 करोड़ आबादी में जितने सांसद थे उतने ही 140 करोड़ की आबादी के बाद रखना, ये इनका मानना है। मान्यवर, आर्ग्यूमेंट क्या दिए गए? यानी अमित शाह ने बताया कि जनसंख्या डबल होगी, सीटें वही हैं, तो फिर परिसीमन तो करना होगा। लेकिन विपक्ष यह कहने लगा कि इसे महिला आरक्षण से मत जोड़ो। लेकिन सवाल यह है कि परिसीमन को और कितना टाला जाएगा। आज नहीं तो कल परिसीमन तो होना ही है। संसद में आज नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी अपनी बात रखी। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार दक्षिण के राज्यों के अधिकार छीन रहे हैं। इस पर गृहमंत्री अमित शाह ने जवाब दिया कि विपक्ष दक्षिण और उत्तर में भेद करके देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहता है। Now let me explain what you are doing. You are telling the South Indian states, you are telling the northeastern states, you are telling small states in India that in order for the BJP to remain in power, we are going to take away representation from you. This is nothing short of an anti-national act. This is what you are doing. And under no circumstances are we going to allow you to do it. दक्षिण का राज्यों का इस सदन पर इतना ही अधिकार है जितना उत्तर के राज्यों का अधिकार है। अरे दक्षिण छोड़िए, छोटी सी यूटी लक्षद्वीप का भी इतना अधिकार है जितना उत्तर प्रदेश, गुजरात और बिहार का। ये देश को इस तरह के नैरेटिव से, उत्तर दक्षिण के नैरेटिव से टुकड़े टुकड़े नहीं करना चाहिए। इससे ऊपर उठना चाहिए। ये क्या कहना चाहते हैं कि ये सदन में जो व्यक्ति बैठता है वो ये सोचता है कि किस राज्य से मैं आ रहा हूं। मान्यवर, हम शपथ लेते हैं तो मन से लेते हैं। जो संविधान हाथ में लेकर शपथ लिए हैं वो उत्तर दक्षिण का भेद कराना चाहते हैं, हम नहीं होने देंगे। महिला आरक्षण को लेकर आज नेता विपक्ष राहुल गांधी ने अपनी बात रखी।
उनके पास अच्छा मौका था कि वो महिला आरक्षण को लेकर जो तर्क है उन्हें स्पष्ट करके रखें, लेकिन राहुल गांधी ने फिर से वही गलती की जो वो अक्सर किया करते हैं। राहुल गांधी इधर उधर की बात करने लग गए, कहानी सुनाने लगे। भाई संसद भवन है, कहानी सुनाने की जगह है, लोरी सुनाने की जगह है। महिला आरक्षण पर बोलते हुए राहुल गांधी बालाकोट, नोटबंदी, सिंदूर का जादूगर, इस तरह की बातें करने लगे। तो हद है, इतनी सीरियस बातें हो रही हैं, सीरियस टॉपिक पे डिबेट चल रहा है, स्पेशली ये सदन बुलाया गया है, वोटिंग होनी है शाम को, और राहुल गांधी को मजाक सूझ रहा है, कह रहे हैं मजे लीजिए। मतलब महिला आरक्षण से कोई लेना देना नहीं है राहुल गांधी को, ऐसा लग रहा था उनकी बातों। राहुल गांधी के इस भाषण पर विवाद हो गया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि जनता की तरफ से चुने गए प्रधानमंत्री के बारे में राहुल गांधी अनाप शनाप शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। विवाद के बाद राहुल गांधी के बयान को संसद की कार्रवाई से हटा तक दिया गया। राहुल गांधी के बयान पर कैसे बीजेपी ने पलटवार किया, सुनिए। इस देश के प्रधानमंत्री के संबंध में जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नेता प्रतिपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, मैं समझता हूं यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। इस देश की जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है। हमारे दल को इतनी स्ट्रेंथ दी है, जिससे स्ट्रेंथ के कारण वह प्रधानमंत्री बने। या किसी व्यक्ति का यह अपमान नहीं कर रहे हैं बार बार मैजिशियन कहकर, देश की जनता का अपमान कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। और मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, जिन शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया उसे सदन की कार्रवाई से बाहर निकाला जाना चाहिए और राहुल गांधी को क्षमा मांगनी चाहिए। देशवासी। भाषण के दौरान राहुल गांधी ने अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा का भी जिक्र किया। राहुल गांधी ने लाइट एंड नोट पर कहा कि जो काम वो 20 साल से नहीं कर पाए वो उनकी बहन प्रियंका वाड्रा ने 5 मिनट में कर दिया। I was watching my sister achieve something that in 5 minutes achieve something that I have not been able to do in maybe 20 years of my political career, which was to make Mr. Amit Shah ji smile. That's something that I also need to practice and learn, and I was feeling very proud as an older brother as she was doing that, delivering the speech. अब महिला आरक्षण पर राहुल गांधी की सीरियसनेस देखिए। वो कभी खुद आर्टिस्ट बनने लगते हैं, कभी पहेलियां बुझा रहे हैं, कभी बाग बगीचे की बातें बता रहे, कहानी सुना रहे हैं, दादी की कहानी सुना रहे कि दादी ने क्या किया। मैं डर जाता था बचपन, डर लगता था। राहुल गांधी ने सदन में एक तारीख की बात की, यह तारीख थी 16 अप्रैल, और राहुल गांधी इस तारीख के बहाने पीएम मोदी पर निशाना साध रहे और कहा उन्होंने कि लोग खुद इस 16 नवंबर की पहेली को बूझें। इस पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी कांग्रेस को एक तारीख याद दिला दी, 17 अप्रैल की तारीख। सुनिए कैसे सदन में तारीख वर्सेस तारीख हुआ। So I was watching him and I noticed on my phone 16th of April. And I was like, my God, how crazy. That's the number. 16. This 16 number. This is the number. The whole answer to the riddle is in the number 16. Everything is in the number 16. Now, if anybody understands what I'm saying, please send me a message, and on Twitter you can tell what it is. But the answer to your problems, and you're going to find out very soon, is in the number 16. आज 17 अप्रैल है और पूरे सदन के लिए और पूरे देश के लिए आज 17 अप्रैल को दो घटना हुई सर। 17 अप्रैल 1987 को पहली बार राजीव गांधी जी के ऊपर बोफोर्स के कमीशन खोरी का आरोप लगा और यहां के फ्रंट पेज पर चला। 17 अप्रैल वो दिन था सर, 17 अप्रैल 1998 वो दिन था जिस ओबीसी की ये बात कर रहे हैं, सीताराम केसरी का धोती खोलकर सोनिया गांधी जी कांग्रेस की अध्यक्ष हो गए। इसके बाद जब राहुल गांधी बाहर आए तो उनसे मीडिया ने उसी 16 नवंबर वाली पहेली के बारे में पूछ लिया, जिस पर राहुल गांधी ने कहा कि ये लोग खुद बूझें कि 16 नवंबर के बहाने वो क्या कहना चाह रहे थे। सुनिए। पजल है और 16 का नंबर एक पजल है, देश सॉल्व करे, क्या है 16? वही तो है, पजल है, थोड़ी बताऊंगा इसका आंसर ऐसे। सोल्यूशन है, मिलेगा तो मैं बोल दूंगा यही है।
महिला आरक्षण को लेकर आज संसद में जो बहस हुई उसे लेकर विपक्ष कितना गंभीर है, इसका अंदाजा आप टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के बयान से भी लगा सकते हैं। कल्याण बनर्जी महिला आरक्षण पर यह सलाह देने लगे कि मंत्री, प्रधानमंत्री सबका पद आरक्षित कर दीजिए, स्पीकर के पद को भी आरक्षित कर दीजिए। सुनिए कल्याण बनर्जी ने क्या कहा। आई एम गिविंग ए सजेशन, एक्सेप्ट इट। आई हैव 50% रिजर्वेशन on the basis of this. Let it be done. Second, 50% of the ministry should be reserved for the women. And the prime minister's seat also be reserved for the women by rotation. अरे मोदी जी तो नहीं आएगा, चिंता क्या है, दे दीजिए वोमेन को 50%. And I respect this honorable speaker बिरला जी, मेरा बहुत प्यार का, बहुत रिस्पेक्ट करता है, बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बीजेपी विल नॉट कम बैक इन पावर इन 2029. स्पीकर पोस्ट को भी रिजर्व कर दीजिए वुमेन के लिए, कर दीजिए। हम लोग राजी है। अरे वो लोग राजी नहीं है, हम लोग राजी है। तो इधर संसद में राहुल गांधी नंबर गेम की जीत का जश्न मना रहे हैं और उधर आज उन पर नई मुसीबत आ गई। दोहरी नागरिकता के मामले में उन पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस को इस मामले में जांच करने को भी कहा है। दोहरी नागरिकता के मामले में राहुल गांधी पर यह आरोप है कि उनके पास ब्रिटिश नागरिकता भी है, जबकि देश के कानून के मुताबिक एक व्यक्ति के पास सिर्फ एक देश की नागरिकता हो सकती है। अगर किसी के पास दोहरी नागरिकता है तो वह भारत में चुनाव नहीं लड़ सकता है और न ही सांसद बन सकता है। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी नेता विघ्नेश शिशिर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल की। राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन की मांग की गई थी। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि यूपी सरकार इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी की भी मदद ले सकती है, क्योंकि यह मामला किसी और देश में नागरिकता से जुड़ा हुआ है, इसलिए सीबीआई जैसी एजेंसी की मदद की जरूरत पड़ेगी तो ली जा सकती है। संसद के अंदर का सियासी युद्ध तो आपने देख लिया।